यह क्लास 9th है। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 का है ए नंबर, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में बाष्पीकरण विधि द्वारा। किसके का विधि द्वारा? बाष्पीकरण। अगला है बी, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में ऊर्ध्वपातन। किसके विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। सी का है धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, यानी धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में तो छानन विधि द्वारा। किसके द्वारा? छानन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर डी, दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि। जाल से तेल निकालने के लिए पृथकारी किप द्वारा। जाल से तेल निकालने के लिए पृथकारी किप के द्वारा। एफ में है चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने में, यानी चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने में छानन विधि द्वारा। किसके द्वारा? छानन विधि द्वारा। जी में है बालू से लोहे के पीनों को पृथक करने में, बालू से लोहे की पीनों को पृथक करने में चुंबकीय पृथक्करण। किसके द्वारा? चुंबकीय पृथक्करण। एच में है भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में, तब फटकने से, यानी भूसे से गेहूं के अनाज को अलग करना तो फटकने से। आई में है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए अपकेंद्रण। किसके द्वारा? अपकेंद्रण। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए अपकेंद्रण। जे में है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी किसके द्वारा? क्रोमैटोग्राफी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, विलेय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो उत्तर, चाय बनाते समय हम निम्न पदों का प्रयोग करेंगे। पहला पॉइंट है पानी को विलायक रूप में चाय बनाने के बर्तन में डालिए, यानी पानी का प्रयोग किस में करेंगे? विलायक रूप में। अगला पॉइंट है आप पानी उबालने पर चाय के पत्ती विलेय पदार्थ के रूप में डालिए, यानी पानी उबालने पर जो चाय की पत्ती है उसको विलेय पदार्थ के रूप में डालिए। उबालने पर चाय की पत्ती का रंग पानी में आ जाएगा। जो पानी उबलेगा और चाय के पत्ती, तो उबालने के बाद पत्ती का रंग पानी में आ जाएगा और वे शेष बची पत्ती अघुलनशील पदार्थ के रूप में रह जाएगा। यानी चाय की पत्ती है जो विलेय पदार्थ भी है और शेष बचे चाय के पत्ती अघुलनशील पदार्थ के रूप में रह जाएगा। तीसरा पॉइंट है अब इसमें दूध डालते हैं। चाय में अब क्या डालते हैं? दूध डालते हैं। तो दूध एक सम्मिश्रणीय पदार्थ है। दूध कैसा पदार्थ है? सम्मिश्रणीय पदार्थ है। अब इसे छानते हैं, जिससे प्रयोग की गई चाय की पत्ती, जब इसे छानते हैं तो प्रयोग की गई चाय की पत्ती अघुलनशील होते हैं। चाय की पत्ती क्या होता है?
अघुलनशील होने के कारण अवशेष के रूप में छलनी यानी जो चाय के छानने वाला होता है छलनी पर रह जाती है और छानित पदार्थ चाय के विलेय के रूप में तैयार हो जाता है। जो छान के शेष बचा वो किसके रूप में तैयार हो जाता है? चाय विलयन के रूप में तैयार हो जाती है। 4 निम्नलिखित के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो पॉइंट दे रखा उसका उदाहरण सहित व्याख्या करना है। पहला में है संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलार और निलंबन। देखो पहले संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन तो जिस विलयन से उसी ताप पर यानी जिस विलयन में उसी ताप पर अब और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? फिर से, जिस विलयन में उसी ताप पर अब और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। जैसे इसका उदाहरण है 293 डिग्री केल्विन पर 100 ग्राम जल में से अधिक नमक नहीं घोला जा सकता। यानी 293 केल्विन पर 100 ग्राम जल में से अधिक नमक नहीं घोला जा सकता है। अतः यह नमक और जल का एक संतृप्त विलयन है। नमक और जल का संतृप्त विलयन है। नमक और जल का संतृप्त विलयन है। अगला पॉइंट दूसरा बी, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक, शुद्ध पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। जो शुद्ध पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। जैसे उदाहरण सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक। नमक को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी नमक और पानी इत्यादि। अगला में है कोलाइड। क्या है? कोलाइड। कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है। कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है। कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा होता है। वास्तविक विलयन से तथा निलंबन के कणों से छोटा होता है। फिर से कोलाइड विलयन। कोलाइड विलयन, शांत रहा करो। देखना ये कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है। कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा, वास्तविक विलयन से तथा निलंबन के कणों से वास्तविक विलयन से निलंबन के विलयन से छोटा होता है। उसे कोलाइड विलयन कहेंगे। जैसे उदाहरण दूध। देखो दूध किसका उदाहरण है? रक्त किसका है? कोलाइड विलयन का। स्याही कोलाइड विलयन। साबुन का घोल कोलाइड विलयन। कोलाइड एक प्रकार का विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा तथा निलंबन के कणों से छोटा
उसे कोलाइड कहेंगे। जैसे उदाहरण दूध, रक्त, स्याही, साबुन का घोल। अगला पॉइंट है निलंबन। क्या है? निलंबन। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह कैसा मिश्रण होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय का कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखा जा सकता। आंखों से देखा जैसे चौक और जल का मिश्रण, गंदा पानी और पेंट आदि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका या छानी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण उत्तर लिखेंगे। समांगी मिश्रण सोडा जल, सिरका, वायु और छानी हुई चाय। इस समांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण जो बचा, जो इसमें क्या हो गया? विषमांगी मिश्रण लकड़ी, बर्फ, लकड़ी, मिट्टी और बर्फ। ये हो गया विषमांगी मिश्रण। अब क्वेश्चन नंबर 6, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? माने आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव है जो शुद्ध जल है? जल है जो कैसा? रंगहीन, और उसको बता रहा है कि शुद्ध जल है। तो शुद्ध जल रंगहीन तथा स्वादहीन होता है। शुद्ध जल रंगहीन तथा स्वादहीन होता है तथा शुद्ध जल के हिमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यानी जो शुद्ध जल होता है उसका हिमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यदि दिए हुए द्रव का हिमांक 0 डिग्री, दिए हुए द्रव का हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो यह शुद्ध जल है। यह कैसा जल होगा? शुद्ध जल। फिर से आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो शुद्ध जल रंगहीन तथा स्वादहीन होते हैं तथा शुद्ध जल के हिमांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। यदि दिए हुए द्रव का हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री है तो यह शुद्ध जल होगा। कैसा जल होगा? 7, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी या वायु। तो उत्तर है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन कौन हो जाएगा? लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड तथा पारा। यानी शुद्ध पदार्थ कौन कौन सा है? इसको में से जो दे रखा है उसमें से शुद्ध पदार्थ को छांटना है। तो शुद्ध पदार्थ लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड तथा पारा। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। यानी निम्नलिखित मिश्रणों में से किसका पहचान करना है? विलयन का। दे रखा पॉइंट मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल।
तो उत्तर मिश्रणों में से विलयन का पहचान। विलयन कौन कौन सा है? तो समुद्री जल, वायु और सोडा जल। तो विलयन उसे कहेंगे वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है या मिला लेता है, उसे क्या कहेंगे? विलयन। तो विलयन कौन कौन सा? समुद्र का जल, वायु और सोडा जल। वायु और सोडा जल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ए में है नमक का घोल, बी में है दूध, सी में है कॉपर सल्फेट का विलयन और डी में है स्टार्च विलयन। तो इसमें पहचानना है टिंडल का प्रभाव को कौन प्रदर्शित कर रहा? तो उत्तर कोलॉइड विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कोलॉइड विलयन कौन कौन सा? तो दूध और स्टार्च टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। कौन कौन करेगा? दूध और स्टार्च है विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। पॉइंट दे रखा, सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा रक्त। इसको में से छांटना है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो हल करके तत्व, तत्व इसमें से कौन कौन सा है? तो सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन क्या हो गया? तत्व। तत्व कौन कौन सा है? सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन। ये क्या हो गया? तत्वों के नाम। अगला में है यौगिक। यौगिक कौन कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक कौन कौन सा हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला में पॉइंट बचा है मिश्रण। मिश्रण कौन है? मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त। ये क्या हो गया? मिश्रण। मिश्रण कौन कौन? मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? यानी इसमें रासायनिक परिवर्तन को बताना। पहला है पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि कौन सा परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अगला है लोहे में जंग लगना। ये भी है रासायनिक परिवर्तन। अगला है लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। लोहे यानी वैसा परिवर्तन जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे, और जिसको एक बार प्रयोग किया के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो जैसे अगला सी में है लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो पहले रासायनिक परिवर्तन देख लो। हमसे रासायनिक परिवर्तन पूछा। खाना पकाना। अब खाना पकता है तो ये क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला है भोजन का
पाचन, पचा हुआ भोजन को फिर से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसलिए क्या? रासायनिक परिवर्तन। अगला में है जल से बर्फ बनना। जल से यानी जल से बर्फ, बर्फ से भी पानी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अगला पॉइंट है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वायु में विलीन हो जाता है, उसको दोबारा प्राप्त करना संभव है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। फिर से पौधों की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। और जो बचा जो क्या है? भौतिक परिवर्तन, यानी लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिला के फिर अलग भी किया जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन है। हमसे केवल पूछा रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ये भी लिख देते हैं भौतिक परिवर्तन। ये है जल से बर्फ बनना, बर्फ से भी जल बन जाएगा, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन है बिलियन क्या है? बिलियन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहेंगे। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे चीनी और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन। दूसरा पॉइंट है नमक और जल का विलयन, नमक और यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और जल का विलयन, नमक और जल का विलयन। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है विलायक क्या है? विलायक क्या है? तब वैसा पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थों को घुलाने की क्षमता होती है, यानी वैसा पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थों को अपने में घुलाने की क्षमता होती है उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विलायक। जैसे जल, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, यानी इसमें क्या कर लेता है? दूसरे पदार्थों को अपने में क्या कर लेता है? घुला लेता है, अपने में घुला लेता है। अगला पॉइंट है विलेय क्या है? विलेय क्या है? वैसा पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है, यानी वैसा पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी, चीनी है जो चीनी और नमक, चीनी और नमक। फिर से विलेय क्या है? यानी विलेय उसे कहेंगे जो दूसरे पदार्थों में घुल जाता है। वैसा पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे चीनी, चीनी एक दूसरे में क्या हो जाता है? घुल जाता है। जैसे चीनी और जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। नमक, नमक भी घुल जाता है। टिंडल का प्रभाव, तो जब किसी कोलाइड विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है, जब किसी कोलाइड विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण प्रकाश
प्रकीर्णन के कारण उसका पाथ आसानी से दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव को टिंडल का प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को टिंडल का प्रभाव कहते हैं। फिर से टिंडल का प्रभाव, जब किसी कोलॉइड विलयन में प्रकाश पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण उसका पथ आसानी से दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव को टिंडल का प्रभाव को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करे। पेड़ों को काटना, भौतिक परिवर्तन, पेड़ों को काटना, भौतिक परिवर्तन, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। अलमारी में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन। जाल का उबलकर बाष्प बनना, जाल का उबलकर बाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन। अगला है विद्युत तरंग का जल में प्रवाह होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। जाल में साधारण नमक का घुलना, जाल में साधारण नमक का घुलना, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद बनाना, भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनाना, भौतिक परिवर्तन। अगला पॉइंट है लकड़ी और कागज का जलना, लकड़ी और कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे, यानी पृथक करने का समान विधियों के नाम देना। दही से मक्खन, उपकेंद्रण के कारण, किसके कारण? दही से मक्खन, उपकेंद्रण। अगला समुद्र जल से नमक, समुद्र जल से नमक, क्रिस्टलीकरण। समुद्र जल से नमक क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है नमक से कपूर, नमक से कपूर, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। फिर से दही से मक्खन, उपकेंद्रण, दही से मक्खन, उपकेंद्रण। समुद्र जल से नमक, क्रिस्टलीकरण। नमक से कपूर, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? यानी क्रिस्टलीकरण से विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ऐसे मिश्रणों के अवयवों को पृथक किया जाता है जिनकी घुलनशीलता एक ही विलायक में, जिनकी घुलनशीलता एक ही विलायक में भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग हो। फिर से क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ऐसे मिश्रणों के अवयवों को पृथक किया जाता है जिनकी घुलनशीलता एक ही विलायक में अलग अलग हो, एक ही विलायक में। वास्तविक विलयन, कोलॉइड विलयन और निलंबन विलयन में अंतर लिखें। उत्तर वास्तविक कोलॉइड और निलंबन विलयन में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक विलयन, कोलॉइड विलयन और निलंबन विलयन। वास्तविक विलयन में पहला पॉइंट, इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। इसके भी कणों को नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके कणों को नंगी आंखों से देखी जा सकती है।
दूसरा पॉइंट है यह समांगी मिश्रण है। यह समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी ही होता है। यह समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी ही होता है और यह विषमांगी मिश्रण है। यह विषमांगी मिश्रण है। तीसरा पॉइंट, इसे छानन विधि द्वारा इसके कणों को पृथक नहीं कर सकते, यानी इसको छानन विधि द्वारा इसके कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसे भी छानन विधि द्वारा इसके कणों को अलग नहीं कर सकते हैं। इसका इसे छानन विधि द्वारा इसके कणों को अलग कर सकते हैं, यानी इसको छान को इसके कणों को अलग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है यह पारदर्शी होते हैं, यह पारदर्शी होते हैं, यह अपारदर्शी होते हैं और यह पारभासी होते हैं। पांचवा पॉइंट, इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता, यानी इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता, इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता और नहीं भी दे सकता, यानी इसमें टिंडल प्रभाव कभी दिखाई देता है कभी दिखाई नहीं देता। इसमें अंतर पूछता है, वास्तविक मिश्रण में अंतर लिखें। तो उत्तर है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में निम्नलिखित अंतर है। 61 समांगी मिश्रण, 61 विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का पहला पॉइंट, वह मिश्रण जिसमें अवयवी समान रूप से मिश्रित होते हैं, यानी वह मिश्रण जिसमें अवयव तत्व समान रूप से मिश्रित होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। इधर है वह मिश्रण जिसमें अवयवी तत्व असमान रूप से मिश्रित होते हैं, असमान रूप से मिश्रित होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण। दूसरा पॉइंट, इसमें तत्वों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता, यानी इसमें तत्वों को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है, इसमें तत्वों को पृथक रूप से देखा जा सकता है, इसमें तत्वों को पृथक रूप से देखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, यानी इसमें अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इसका इसमें अवयवी तत्वों को भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक किया जा सकता है, इसमें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता लेकिन इसमें आसानी से पृथक किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है उदाहरण, नमक व जल का विलयन, चीनी व जल का विलयन, नमक और जल एक दूसरे में आसानी रूप से घुल जाता है। इसका उदाहरण, रेत व चीनी का मिश्रण, रेत और चीनी मिलेगा ही, रेत व चीनी का विलयन, दूध इत्यादि।